इज़ योर कंपनी लॉ फ्रेंड इशिका। तो जैसा प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि हम कंपनीज एक्ट की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, उस सीरीज़ का ये एपिसोड 1 है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे सेक्शन 1 टू सेक्शन 6 एक्सेप्ट सेक्शन 2, बिकॉज उस सेक्शन में हमारी डेफिनेशंस हैं एंड वो डेफिनेशंस हमारे इंडिविजुअल सेक्शंस में कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद सेक्शन 1 के साथ। बेसिकली सेक्शन 1 में हमारे 4 सेक्शंस होते हैं एंड सेक्शन 1 का नेम है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। दीज 4 नेम्स आर इंडिविजुअली रिलेटेड टू दिस सबसेक्शंस एंड 4 सबसेक्शंस हैं। फर्स्ट सबसेक्शन बात करते हैं शॉर्ट टाइटल के बारे में, मीन्स कंपनीज एक्ट 2013। सेकेंड सबसेक्शन है एक्सटेंट, कि किस एक्सटेंट तक एप्लीकेबल होता है, तो ये होल ऑफ इंडिया तक एप्लीकेबल होता है। थर्ड सबसेक्शन है कमेंसमेंट, ये बोलता है कि जो ये सेक्शन है वो फोर्स में आया था एक बार, बट जो रिमेनिंग जो प्रोविज़न्स बच चुके हैं हमारे, वो उस डेट को आए थे जब सीजी ने नोटिफाई करे थे इन नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट के थ्रू। एंड जो हमारे डिफरेंट प्रोविज़न्स हैं इस एक्ट में, उनकी डिफरेंट डेट्स हो सकती हैं अपॉइंट की। एंड फोर्थ सबसेक्शन इज़ ऑल अबाउट एप्लीकेशन, कि किस किस पर ये एप्लीकेबल होएगा। तो जो ये प्रोविज़न्स हैं कंपनीज एक्ट के, ये बेसिकली एप्लीकेबल होंगे 6 कंपनीज पर। फर्स्ट इज़ कंपनीज जो कि इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया के अंदर, सेकंड बैंकिंग कंपनीज, थर्ड इंश्योरेंस कंपनी, फोर्थ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, फिफ्थ अदर कंपनीज जो कि स्पेशल एक्ट के थ्रू होती हैं, एंड सिक्स्थ वन इज़ नोटिफाइड बॉडी कॉर्पोरेट्स। तो बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 1। नाउ सेक्शन 3 इज़ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। इसमें 2 सबसेक्शंस हैं। सबसेक्शन 1 में 5 प्रोवाइजोज हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 बोलता है कि जो कंपनी है उसको हम फॉर्म कर सकते हैं लॉफुल पर्पज़ के लिए, जिसमें हमारे पब्लिक कंपनी में 7 और मोर पर्सन्स होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी में 2 और मोर पर्सन्स होने चाहिए, एंड 1 पर्सन कंपनी में 1 पर्सन होना चाहिए, जिसको हम प्राइवेट कंपनी भी बोलते हैं। और जो सब्सक्राइब करते हैं अपने नेम्स को या फिर नेम को मेमोरेंडम के अंदर। अब मैंने यहाँ पे नेम्स और नेम क्यों बोला, कि नेम्स हो सकते हैं हमारे जॉइंट मेंबर्स हों, तो यहाँ पे नेम्स यूज़ होएगा, और नेम है लाइक 1 पर्सन है तो। एंड वो कंप्लाई करेंगे रिक्वायरमेंट्स की। कौन से रिक्वायरमेंट्स? रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स। प्रोवाइजो है वो बोलता है कि जो मेमोरेंडम होता है 1 पर्सन कंपनी का, उसमें एक अदर पर्सन का भी नेम इंडिकेट करा जाता है, जो कि मेंबर बनता है जब सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है या फिर इनकैपेसिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट की, एंड उस पर्सन की पहले प्रायर कंसेंट ली जाती है। एंड जो कंसेंट होगी वो रिटर्न होएगी और वो फाइल्ड होएगी किसको? रजिस्ट्रार को एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एंड वो कंसेंट जो है वो मेमोरेंडम के साथ जाएगी। नाउ सेकंड प्रोवाइजो बोलता है कि जो नॉमिनेटेड पर्सन है, जो हमने जिसकी हमने अभी प्रायर कंसेंट ली थी, तो जो नॉमिनेटेड पर्सन है वो अपनी विड्रॉ कर सकता है कंसेंट को राइटिंग में नोटिस देकर। किस फॉर्म में? फॉर्म INC फॉर्म में। अब किसको देगा? सोल मेंबर को देगा एंड 1 पर्सन कंपनी को देगा। देन जो 1 पर्सन कंपनी है वो रजिस्ट्रार को क्या करेगी? फाइल करेगी विद इन 30 डेज़ के अंदर, प्लस जो भी फीस होएगी। नाउ थर्ड प्रोवाइजो बोलता है कि जो सोल मेंबर होता है वो कंपनी को क्या देगा? इंटीमेशन देगा कि चेंज हुआ है नेम ऑफ पर्सन नॉमिनेटेड। अगर हमें नेम को चेंज करना है नॉमिनेटेड पर्सन के इन केस ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी आफ्टर ऑब्टेनिंग कंसेंट एंड डिक्लेरेशन, जो कि फाइल करी थी हमने INC 4 में, तो जो भी है जो चेंज हुआ है वो कंपनी को इंटीमेट करना होएगा। देन जो कंपनी है वो रजिस्ट्रार को इंटीमेट कर देगी। नेक्स्ट है प्रोवाइजो 4, बोलता है कि जो सोल मेंबर है OPC के अंदर, अगर उसकी जो मेंबर है वो सीज कर देता है इन द इवेंट ऑफ डेथ या फिर इनकैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट, तो जो उसका नॉमिनी है वो मेंबर बन जाएगा, राइट? ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट जो नॉमिनी है, अब वो मेंबर है, अब उसको
न्यू मेंबर को नॉमिनेट करना पड़ेगा, तो वो 15 डेज़ के अंदर न्यू मेंबर को नॉमिनेट कर देगा। 15 डेज़ कहाँ से होंगे, जहाँ से जो हमारा सोल मेंबर था उसकी डेथ हुई थी या फिर इनकैपेसिटी हुई थी, वहाँ से 15 डेज़ के अंदर उसको न्यू मेंबर को नॉमिनेट करना पड़ेगा। देन जो कंपनी है वो रजिस्ट्रार को विद इन 30 डेज़ के अंदर इंटीमेट कर देगी सच सीसेशन एंड नॉमिनेशन INC 4 के अंदर, प्लस फीस देगी, प्लस सारे पर्टिकुलर्स जो भी हैं उसका कंसेंट का वो उसमें मेंशन होना चाहिए एंड डिक्लेरेशन होनी चाहिए। नाउ फिफ्थ प्रोवाइजो बोलता है कि जो भी चेंज हमने करा है थर्ड प्रोवाइज़ो में, ठीक है, जो भी थर्ड प्रोवाइज़ो में हमने चेंज करा है वो डीम्ड ऑल्ट्रेशन नहीं माना जाएगा मेमोरेंडम का। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि वो डीम्ड ऑल्ट्रेशन नहीं माना जाएगा। नाउ सबसेक्शन 2 बोलता है कि जो भी हमने कंपनी फॉर्म करी थी सबसेक्शन 1 के अंदर, वो या तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होएगी, या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होएगी, या अनलिमिटेड कंपनी होगी। अब इसमें एक्सेप्शन क्या है कि जो IFSC पब्लिक कंपनी है एंड IFSC प्राइवेट कंपनी है, IFSC के फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, वो फॉर्म होएंगी खाली कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स वाली। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 3। नाउ सेक्शन 3A इज members severally liable in certain cases। ये इंट्रोड्यूस करा गया था बाय कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 के थ्रू, जो कि इफेक्टिव हुआ था 9 फरवरी 2018 में, एंड डील करता है लाइबिलिटी ऑफ कंपनी मेंबर्स व्हेन द कंपनी डज नॉट मीट द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायरमेंट। बेसिकली अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3A, जो कंपनी है प्राइवेट कंपनी, उसमें एटलीस्ट 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं, एंड पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं। तो ये प्रोविज़न बोलता है कि अगर ये नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम लिमिट से कम हो जाते हैं, एंड बीच में एंड है, एंड कंपनी जो है वो 6 महीने से ज़्यादा अपने बिजनेस को कैरी ऑन कर रही है, देन जो एवरी पर्सन होएगा जो कि रिमेन अ मेंबर ड्यूरिंग दैट पीरियड, वो पर्सनली लायबल होंगे फॉर ऑल डेट्स ऑफ द कंपनी इनकर्ड आफ्टर 6 मंथ। अब लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फॉर क्लैरिटी। सपोज करो एक ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी है, उसमें प्रोविज़न के अकॉर्डिंग 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं, एंड यहाँ पे कंपनी जो है एक मेंबर ने जो है लीव कर दी है कंपनी को, एंड जो कंपनी है वो कंटिन्यू कर रही है अपने बिजनेस को 6 महीने से ज़्यादा उस एक मेंबर के साथ ही, देन जो सिंगल मेंबर होएगा वो पर्सनली लायबल हो जाएगा सारे कंपनी के डेट्स के लिए आफ्टर 6 मंथ पीरियड के बाद। So that is all about section 3A. Let's start section 4, that is memorandum. It contains 7 subsections, and memorandum क्या होता है, तो memorandum is the foundation document of company and it define करता है companies का objective, powers and scope of activities, and section 4 जो है वो explain करता है contents, formats and rules related to the memorandum of actions, and ये पब्लिक को बताता है कि कंपनी क्या करेगी, एंड उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर होएगा, एंड उसको कितना कैपिटल उसको कंट्रीब्यूट करना है, एंड उसकी लाइबिलिटी स्ट्रक्चर क्या होएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग। सपोज करो अ कंपनी वांट्स टू स्टार्ट अ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एंड उसके MOA में लिखा है ऑब्जेक्ट क्लोज में कि वो मैन्युफैक्चर एंड सेल कर सकती है टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स को। इफ़ लेटर कंपनी ट्राइज टू स्टार्ट अ रियल स्टेट बिजनेस, तो ये अल्ट्रा वायरस हो गया, बियॉन्ड पावर हो गया, जो कि अलाउड नहीं है, तो उसके MOA में लिखा है तब भी ये अलाउ नहीं होएगा, ये बियॉन्ड पावर हो जाएगा। So let's learn it in detail. So subsection 1 is contents of memorandum of association. तो इसमें फर्स्ट आता है नेम क्लॉज, दैट इज़ कि कंपनी को कौन सा नाम चूज़ करना है जो कि आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, एंड वो सिमिलर नहीं होना चाहिए एग्जिस्टिंग कंपनी के नेम से, एंड ऑल्सो इट शुड नॉट बी ऑफेंसिव और इलीगल।
पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर उसमें लिमिटेड वर्ड आना चाहिए नेम के अंदर, एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर प्राइवेट लिमिटेड वर्ड आना चाहिए। एंड यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जो कि प्रोवाइजो में गिवन है कि सेक्शन 8 के अंदर जो सेक्शन 8 कंपनी होगी उसके ऊपर ये सब एप्लीकेबल नहीं होएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नेम क्लॉज। एंड नेक्स्ट वन इज़ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, जो कि बोलता है कि जिस स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस है और जहाँ पे वो सिचुएटेड है कंपनी, उसको हमें मेंशन करना पड़ेगा मेमोरेंडम के अंदर, जो कि हेल्प करती है डिसाइड करने के लिए जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्ट क्लॉज, जो कि बोलता है कि जो कंपनी है इज़ प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड एंड एनी मैटर कंसिडर्ड नेसेसरी, जो क्लियरली बताता है कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी किस लिए फॉर्म हुई है, उसके एंसिलरी इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, या फिर अदर सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ क्या हैं। कंपनी जो है उन ऑब्जेक्ट्स के बियॉन्ड नहीं जा सकती, उसको हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। सो अल्ट्रा वायरस क्या होता है कि बियॉन्ड दी ऑब्जेक्टिव्स। इसमें एक हम केस लॉ को रेफर करते हैं, दैट इज़ एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रीश। नेक्स्ट वन इज़ लाइबिलिटी क्लॉज, जो कि लिमिटेड भी हो सकती है या फिर अनलिमिटेड भी हो सकती है, एंड ऑल्सो स्टेट्स कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स जो होती हैं वो लाइबिलिटी उनकी लिमिटेड होती है, एंड वो अमाउंट जो है वो पे करेंगे अप टू जहाँ तक वो लाइबल होंगे, एंड उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। एंड जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी वाले होते हैं वो अमाउंट जो है वो पे करेंगे अप टू ईच मेंबर जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा अप टू द एसेट्स इन द इवेंट ऑफ वाउंड अप। वो मेंबर है, कौन देगा, वाइल वो मेंबर है या फिर उसने सीज करी थी टू बी द मेंबर, वहाँ से 1 साल के बाद, 1 साल के अंदर अंदर विद इन 1 ईयर वो पेमेंट करेगा डेट्स की एंड लाइबिलिटीज़ की, और डेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की एज मे हैव बीन कॉन्ट्रैक्टेड बिफोर ही सीजेस टू बी अ मेंबर। मतलब वो अपनी मेंबरशिप को सीज़ करने से पहले उसने कोई भी डेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करा था, उसको पे करने के लिए वो लाइबल होएगा। नेक्स्ट वो कॉस्ट देने के लिए लाइबल होएगा, जो भी चार्जेस एंड एक्सपेंसेस हुए हैं वाइंडिंग अप के वो, या फिर एंड कोई भी एडजस्टमेंट हुई है राइट्स की, कॉन्ट्रीब्यूटरीज की, तो ये सब के लिए वो लाइबल होएगा। किस केस में, इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। नेक्स्ट वन इज़ कैपिटल क्लोज। कैपिटल क्लोज बताता है कि ऑथराइज्ड कैपिटल जो होती है, मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं एंड वैल्यूज़ होते हैं, उनका डिवीज़न होता है शेयर कैपिटल के अंदर, लाइक इक्विटी शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में एक्सेट्रा। तो जो भी अमाउंट होती है शेयर कैपिटल की विद विच कंपनी इज़ टू बी रजिस्टर्ड, उनका डिवीज़न होता है शेयर्स में ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट में, एंड जो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं वो सब्सक्राइब करते हैं मेमोरेंडम, जो कि एग्री करते हैं सब्सक्राइब करने के लिए एटलीस्ट 1 शेयर्स तो शेयर होना चाहिए। नेक्स्ट जो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं वो इंडिकेट होंगे अपोजिट हिज नेम मेमोरेंडम के अंदर, मतलब जो भी ईच सब्सक्राइबर होएगा उनका नेम जो है वो मेमोरेंडम के अंदर होएगा, तो उनके नेम के अपोजिट में जो है नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो इंडिकेट किए जाएंगे। लास्ट वन इज़ नॉमिनेशन क्लोज, दैट इज़ ओनली फॉर द 1 पर्सन कंपनी, इसको हम सक्सेशन क्लोज भी बोलते हैं। इन द इवेंट ऑफ डेथ किसकी, सब्सक्राइबर की, जब वो मेंबर बन जाता है नॉमिनी, तो वहाँ पे नॉमिनेशन क्लोज जो है वो अप्लाई हो जाता है, एंड ये ओनली 1 पर्सन कंपनी के लिए होता है। सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 ये बताता है कि जो भी हमने नेम स्टेट करा है मेमोरेंडम के अंदर वो आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, अनडिज़ायरेबल नहीं होना चाहिए। सबसेक्शन 3 जो कि सबसेक्शन 2 से रिलेट करता है, कि ये बोलता है जो भी कंपनी है रजिस्टर्ड नहीं हो सकती विद द नेम जिसमें कोई भी वर्ड या फिर एक्सप्रेशन जो है वो कनेक्टेड है या
या फिर कोई भी पैट्रोनेज है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, कोई भी लोकल अथॉरिटी के साथ, कॉरपोरेशन के साथ, या फिर कोई भी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, या फिर कोई भी वर्ड या फिर एक्सप्रेशन है, ये रूल्स के अंदर दिया गया है ये वाला, कि कोई भी वर्ड या फिर एक्सप्रेशन है वो कनेक्टेड है किससे, एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन एंड इम्प्रॉपर यूज़ एट एक्ट 1950, जिसमें हमारे सारे एम्बलम्स एंड नेम्स आते हैं, लाइक तिरंगा, अशोका चक्र, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी एट्सेट्रा। नेक्स्ट कोई भी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, चिट फंड्स है एट्सेट्रा, तो इनको हम यूज़ नहीं कर सकते विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद इनको यूज़ कर सकते हैं। देन सबसेक्शन 4 इज़ कि जो पर्सन है वो रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देगा सच फॉर्म एंड मैनर में प्लस फीस देगा, जो कि रूल 12 ऑफ कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफिस एंड फीस रूल 2014 के अंदर प्रिस्क्राइब करी गई हैं फॉर रिजर्वेशन ऑफ अ नेम की रिजर्वेशन के लिए, जो कि सेट आउट करी गई थी एप्लीकेशन के अंदर नेम ऑफ प्रपोज्ड कंपनी की, या फिर जो कंपनी जो है वो प्रपोजेस टू चेंज है अपना नेम को। देन सबसेक्शन 5 है कि जो रजिस्ट्रार है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद एप्लीकेशन वो नेम को रिजर्व करेगी 20 डेज़ के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल या फिर अदर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। देन प्रोवाइजो में बोला गया है कि अगर इन केस एप्लीकेशन जो है वो रिजर्वेशन ऑफ नेम का है या फिर नेम चेंज का है एग्जिस्टिंग कंपनी का, वो 60 डेज़ के लिए रिजर्व हो जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। नेक्स्ट बोला गया है कि अगर जो नेम है वो रॉन्ग या फिर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, देन इसमें 2 केस होते हैं। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड नहीं हुई है या फिर इनकॉर्पोरेटेड हो चुकी है। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड नहीं हुई है तो उसका जो नेम हमने रिजर्व करा था वो कैंसिल हो जाएगा, एंड बीच में एंड है, एंड उस पर पेनल्टी लगेगी विच मे बी एक्सटेंड टू 1 लाख। अगर हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो गई है तो हमें वहाँ पे पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड देना पड़ेगा। देन वहाँ पे 3 केसेस आते हैं कि या तो हमें चेंज करना पड़ेगा अपने नेम को विद इन 3 मंथ्स के अंदर अंदर आफ्टर पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, या फिर हम एक्शन ले सकते हैं फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनी, या फिर हम पेटिशन लगा सकते हैं फॉर दी वाइंडिंग अप। नेक्स्ट सबसेक्शन 6 दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी रिस्पेक्टिव फॉर्म्स। उसमें टेबल ABCDE होती है शेड्यूल 1 के हिसाब से। लास्ट वन इज सबसेक्शन 4 दैट इज़ ऑल अबाउट कोई भी प्रोविज़न है इन मेमोरेंडम या फिर आर्टिकल्स में जिसकी जो कंपनी है लिमिटेड बाय गारंटी है एंड उसकी शेयर कैपिटल नहीं है, एंड वो कोई भी पर्सन को राइट देना चाहती है टू पार्टिसिपेट इन डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी अदर देन मेंबर को, वो मेंबर नहीं है, ठीक है, वो राइट दे रही है डिविजिबल प्रॉफिट में जो कि मेंबर नहीं है, तो ये वॉइड माना जाएगा। बस वो मेंबर को ही डिविजिबल प्रॉफिट्स के अंदर राइट दे सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 4। नाउ मूव ऑन टूवर्ड सेक्शन 5 दैट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो इसमें फर्स्ट सब सेक्शन बोलता है कि जो आर्टिकल्स है कंपनी का उसमें कुछ रेगुलेशंस होती हैं फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी के बारे में। बेसिकली सेक्शन 5 जो है वो बताता है कि व्हाट द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन शुड कंटेन एंड हाउ कंपनीज कैन ड्राफ्ट इट। एंड जो हमारा आर्टिकल्स होता है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि डिफाइन करता है इंटरनल रूल्स को, रेगुलेशंस को एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ऑफ कंपनीज को। ऑल्सो ये एक्सप्लेन करता है
कि कंपनी कैसे मैनेज करेगी अपने अफेयर्स को, कैसे राइट्स एंड ड्यूटीज़ होंगी डायरेक्टर्स की एंड मेंबर्स की, रूल्स क्या होंगे फॉर मीटिंग्स, वोटिंग, डिविडेंड एट्सेट्रा। लेट्स टेक एग्जांपल कि सपोज अ कंपनी कॉल्ड ABC प्राइवेट लिमिटेड एंड उसके आर्टिकल्स में लिखा है कि जो बोर्ड मीटिंग होएगी वो 3 मंथ्स में एक बार होएगी। एंड कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 बोर्ड मीटिंग्स होनी चाहिए एवरी ईयर एंड गैप बिटवीन 2 मीटिंग्स शुड नॉट एक्सीड 120 days। क्या ये वैलिड है? सो आंसर इज नो, बिकॉज द कंपनीज AOA क्लॉज violates कंपनीज एक्ट टाइमिंग रूल एंड जो कंपनीज एक्ट है वो ओवरराइड कर जाएगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस पर, जिसमें सेक्शन 6 ऑल्सो अप्लाइज, ओवरराइडिंग फैक्ट वाला। सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ सेक्शन 5। सबसेक्शन 2 बेसिकली ये बोलता है कि जो आर्टिकल्स हैं उसमें कंटेन होते हैं सारे मैटर्स जो कि शेड्यूल 1 के होते हैं। नेक्स्ट वन है कि सबसेक्शन 3 दैट इज इंट्रेंचमेंट प्रोविजन। सेक्शन 3, 4, 5 दिस इज ऑल अबाउट इंट्रेंचमेंट प्रोविजन। तो इनके बारे में हम डिटेल में अभी स्टार्ट करते हैं। सो कंपनीज एक्ट के अंदर एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को रिकग्नाइज करा गया है एंड जो भी प्रोविज़न है एक्ट के अंदर वो प्रोटेक्ट करते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को एंड ये एम्पावर करते हैं इन्फोर्समेंट ऑफ एनी प्री एग्रीड राइट्स को और प्रोवाइड करते हैं ग्रेटर सर्टिनिटी किसको, इन्वेस्टर को, स्पेशली इन जॉइंट वेंचर। सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 बोलता है अगर हमें कोई भी आर्टिकल्स को ऑल्टर करना है हम उसको ऑल्टर जब भी कर सकते हैं जब उसमें कोई भी कंडीशंस या प्रोसीजर जो हैं वो मोर रिस्ट्रिक्टिव हैं, जो भी उसके ऊपर एप्लीकेबल है इन केस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। एंड सबसेक्शन 4 बोलता है कि हमें इंट्रेंचमेंट प्रोविज़न बनाना कब है, तो जब हम प्रोविज़न्स को बना रहे हैं एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी हम जब एनरिचमेंट प्रोविज़न्स को बना सकते हैं या फिर अमेंडमेंट करके आर्टिकल्स के अंदर। एंड प्राइवेट कंपनी के अंदर हमें ऑल मेंबर्स की कंसेंट चाहिए होगी, वो एग्रीड होने चाहिए ऑल मेंबर्स। एंड पब्लिक कंपनी है तो स्पेशल रेजोल्यूशन हमें पास करना होगा। सबसेक्शन 5 बोलता है कि कंपनी रजिस्ट्रार को नोटिस देगी फॉर्म INC 2 में और स्पाइस प्लस में, प्लस उसके साथ फीस लगेगी। सेक्शन 5 सबसेक्शन 6 बोलता है कि जो भी आर्टिकल्स हैं कंपनी के अंदर वो रिस्पेक्टिव फॉर्म्स के अंदर होते हैं, टेबल F, G, H, I एंड J, जो कि शेड्यूल 1 के अंदर होते हैं। एंड सबसेक्शन 7 बोलता है कि जो कंपनी है वो अडॉप्ट कर सकती है पूरे को या फिर एनी ऑफ द रेगुलेशन को जो कि कंटेंट है मॉडल आर्टिकल्स के अंदर, जो कि उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। एंड मॉडल आर्टिकल्स कौन से होते हैं, टेबल F वाले। अब मॉडल आर्टिकल्स कौन से होते हैं, ये एक ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं इन टेबल F के अंदर फॉर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। एंड कंपनी जो है वो इसको अडॉप्ट कर सकती है फुल्ली या फिर पार्शली। एंड कंपनी कुड नॉट कंटेन एनीथिंग विच इज़ अगेंस्ट द कंपनीज एक्ट। नाउ सबसेक्शन 8 बोलता है कि अगर इन केस कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड हुई है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो जो रजिस्टर्ड आर्टिकल्स हैं उनको हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे, ना ही मॉडिफाई करेंगे मॉडल आर्टिकल्स को। वो एज इट इज़ एप्लीकेबल होंगे सेम मैनर के अंदर टू द एक्सटेंट एज दे वर कंटेन्ड इन द ड्यूली रजिस्टर्ड आर्टिकल्स। वो सेम मैनर में एप्लीकेबल होंगे और टू द एक्सटेंट एज दे वर कंटेन्ड। एंड सबसेक्शन 9 बोलता है कि जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी किसी एनी प्रीवियस कंपनी लॉ में, तो उसके ऊपर जो ये प्रोविज़न है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे अनलेस जब तक वो अमेंड नहीं हो जाते। सो दैट इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 5। Now move on towards section 6, that is act to override memorandum articles etc. Section 6 states that
अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन द कंपनीज एक्ट 2013 एंड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स और एग्रीमेंट्स, देन जो कंपनीज एक्ट है वो प्रिवेल कर जाएगा। इन अदर वर्ड्स हम ये बोल सकते हैं कि जो भी प्रोविजंस है कंपनीज एक्ट के, वो एक सुप्रीम अथॉरिटी होती है ओवर मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, एनी एग्रीमेंट या फिर कोई भी रेजोल्यूशन पास्ड हुआ है जनरल मीटिंग में या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, चाहे वो रजिस्टर्ड हो, एग्जीक्यूटेड हो या फिर पास्ड हो बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके चलती हूँ। सपोज करो कि एक कंपनीज एक्ट में बोला गया है कि जो कंपनी है वो शेयर्स डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकती है, बट जो कंपनीज़ के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसमें क्या बोला गया है कि जो कंपनी है वो डिस्काउंट में शेयर इशू कर सकती है। बट इन दिस केस यहाँ पे कंपनीज एक्ट जो है वो अप्लाई हो जाएगा एंड जो कंपनी है वो डिस्काउंट में शेयर्स को इशू नहीं कर सकती इवन दो देयर आर्टिकल्स से सो। अगर कोई भी प्रोविज़न मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, एग्रीमेंट या रेजोल्यूशन के अंदर है और वह रिपग्नेंट है प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट, तो वो वाइड माना जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 6। तो मेरे कंपनी लो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक सेक्शन 1, 3, 3A, 4, 5, 6 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियर और हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर सच वीडियोस, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर टाइप करके बता सकते हैं मेरे को, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टेइंग मोटिवेटिव। बाय बाय।